हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेट सिविल एंड सेक्रेट गुरुकुल। सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया था लास्ट पार्ट में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रेसेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रेन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हुक्स लॉ एंड इलास्टिक कांस्टेंट कि हुक्स लॉ क्या कहलाता है और इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं और इसका क्या यूटिलाइज है, हमारे क्या एप्लीकेशंस है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके के सवाल आते हैं। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हो। सबसे पहले तो हुक्स लॉ के कुछ एजम्पशंस हैं। व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ द हुक्स लॉ? द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहलाता है? तो हुक्स लॉ के कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे कि हुक्स लॉ का स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। Stress is directly proportional to strain. That is called the Hooke's law. But before starting the statement and all those things related to the Hooke's law, we will just discuss some assumptions. कि what are the assumptions of the Hooke's law? This is very important, very important topic. Assumption. Assumptions क्या कहलाता है? So the first assumption of the Hooke's law is material is elastic. Material is elastic, linear elastic. Second, material is homogeneous and material is isotropic. अब समहाउ अब कभी कभी आपको पेपर में लिखा होता है कि होमोजेनियस क्या होता है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है, एंड व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनियस। नॉन आइसोट्रॉपिक एंड ऑर्थोट्रॉपिक आल्सो a term, but as per the Hooke's law we have the three assumptions. First assumptions is the material is linear elastic, homogeneous and isotropic. तो second statement is material is homogeneous. Homogeneous. And the third statement is material is isotropic. Material is isotropic. अब सवाल ये है कि आइसोट्रॉपिक क्या कहलाता है और होमोजेनियस क्या कहलाता है। देखो, मटेरियल इज होमोजेनियस का मतलब एंड आइसोट्रॉपिक का मतलब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको एक फिगर बताऊंगा, उस फिगर के अकॉर्डिंग सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो जस्ट छोटा सा एक पॉइंट लिख लेते हैं कि होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि डेंसिटी इज कांस्टेंट एंड प्रॉपर्टी आर सेम एट ईच पॉइंट। डेंसिटी इज कांस्टेंट, ध्यान से सुनिए, density is constant and property are same at each point, at each point। लेकिन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी आर सेम इन ईच डायरेक्शन। कहीं पे भी बात करते हैं कि प्रॉपर्टी आर सेम इन ईच डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन की बात करो, वाई डायरेक्शन की बात करो, जेड डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन की बात करो, सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी जो होंगे वो सेम होगा। दैट इज द आइसोट्रॉपिक। तो प्रॉपर्टी आर सेम इन ईच डायरेक्शन, ईच डायरेक्शन। दिस इज क्लियर। अब सवाल ये है, ये तो तीन एजम्पशन है हुक्स लॉ के, लेकिन इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं, वो हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द थ्री एजम्पशंस ऑफ द हुक्स लॉ। तो नोट में देख के लिख लेते हैं नीचे कि और क्या क्या टाइप्स होते हैं, कि जैसे कि नोट, आइसोट्रॉपिक के अलावा और कौन सा मटेरियल होता है, ऑर्थोट्रॉपिक होता है। ऑर्थोट्रॉपिक के अलावा आपका नॉन आइसोट्रॉपिक, नॉन आइसोट्रॉपिक को ही हम एलियोट्रॉपिक भी बोलते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इन दीज, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इन दीज। तो सबसे पहले हम बात करें होमोजेनियस का। सबसे पहला हमारा होमोजेनियस। होमोजेनियस देखिए, जैसे कि कोई हमने एक बॉडी ले लिया, कोई एक बॉडी लिया, अब इसमें कोई सी पॉइंट पे, दिस इज द पॉइंट ए,
दिस इज द पॉइंट बी और दिस इज द पॉइंट सी। अब इस पॉइंट पे अगर हम किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेक करते हैं लाइक दिस, एक्स डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी विल बी सेम, प्रॉपर्टी विल बी सेम। लेकिन अगर यही हम बात करें आइसोट्रॉपिक मटेरियल का, तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल, सेकंड वन इज आइसोट्रॉपिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक की बात करें, जैसे कि मान लिया कोई एक बॉडी है, ठीक है, तो इस केस में अगर हमने कोई पॉइंट ए लिया, तो चाहे हम इस डायरेक्शंस की बात करें, इसकी बात करें, कहीं पे भी चेक कर लो, सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल के लिए हम अभी प्रॉपर्टी के नाम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि द प्रॉपर्टी नेम इज, जैसे कि ई इक्वल्स टू क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आगे डिस्कस करेंगे। तो ए बी सी, मान लिया कि इसको 1 2 3 नामाकरण कर देते हैं कि ये आपको 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 4 और ये 5। ओके, तो किसी भी डायरेक्शन में बात कर लो कि ई, यहां पे भी ई ही दिखेगा, यहां पे भी आपको ई ही आएगा, कहीं पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, ई रहेंगे, यहां पे भी ई रहेगा और इसमें भी ई ही रहेगा। तो कोई भी डायरेक्शंस की बात करो तो प्रॉपर्टी आर सेम इन ईच डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द आइसोट्रोपिक मटेरियल, एंड प्रॉपर्टी आर सेम एट ईच पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द होमोजेनियस मटेरियल। कि किसी भी पॉइंट पे बात करते हैं, जैसे ए बी सी 3 पॉइंट हमने लिया, इन तीनों पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो कहीं पे भी अगर चेक करो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, होमोजेनियस, और डायरेक्शंस की बात करें तो आइसोट्रोपिक। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। ऊपर स्टेटमेंट हमने लिखा। अब सवाल ये है कि जो मोस्ट ऑफ द मटेरियल आर आइसोट्रोपिक, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मटेरियल नहीं, मोस्ट ऑफ द मेटल आर आइसोट्रोपिक, बट समहाउ सम ऑफ द मटेरियल आर, जैसे कि वुड हो गया, क्रिस्टल्स हो गया, वुड इज द ऑर्थोट्रोपिक होता है, क्रिस्टल जो है आपका वो नॉन आइसोट्रोपिक और एलियोट्रोपिक कहलाता है। तो नॉन आइसोट्रोपिक क्या कहलाता है, थर्ड वन, नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल वो होता है कि प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी डायरेक्शंस में देखा जाए तो सब में अलग अलग आएगा। जैसे कि ये 1 2 3 4, तो E1 नॉट इक्वल्स टू E2, नॉट इक्वल्स टू E3, नॉट इक्वल्स टू E4, यानी कि कभी ये बराबर नहीं होगा, सारे डायरेक्शन में अलग अलग होंगे। अब उस तरह से फोर्थ वन की बात करते हैं, दैट इज द ऑर्थोट्रोपिक। ऑर्थोट्रोपिक, तो ऑर्थोट्रोपिक को हम लीनियर डायग्राम, देखो ऑर्थोट्रोपिक इज आल्सो लाइक ऑफ द, कह सकते हो कि नॉन आइसोट्रोपिक का मेटल, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये जो होता है म्यूचुअली 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका प्रॉपर्टी जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है, म्यूचुअली 3 परपेंडिकुलर, जैसे कि एक्स है, वाई है और जेड है, या फिर इसको टेंजेंशियल डायरेक्शंस ले लो, इसको रेडियल ले लो, या फिर एक्स वाई जेड ही ले लो, बेटर है, ज्यादा अच्छे समझ में होगा। इट शुड बी गुड कि दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई एंड दिस इज द जेड। अब क्या कहलाता है कि दिस इज द ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल में जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होंगे वो जो प्रॉपर्टीज होगा वो डिफरेंट होगा। तो एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए कि ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल हमारा क्या कहलाता है, कि इन ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल in orthotropic materials property are found different. Property are found different in 3 mutually perpendicular direction. 3 mutually perpendicular direction. बट यही अगर हम बात करते हैं नॉन आइसोट्रॉपिक का, तो नॉन आइसोट्रॉपिक के केस में क्या हो जाएगा कि प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन ईच डायरेक्शंस। क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन ईच डायरेक्शंस।
different in each direction. ओके जैसे कि E1, E2, E3, E4 इसमें क्या होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऑर्थोट्रॉपिक में। तो फॉर एग्जांपल नॉन आइसोट्रॉपिक के केस में आप एग्जांपल जो ले सकते हो, एग्जांपल है केस में आप क्रिस्टल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द नॉन आइसोट्रॉपिक, एंड ऑर्थोट्रॉपिक के लिए जो एग्जांपल है वो हम लिख सकते हैं वुड। गॉट इट? क्लियर हो गया कि होमोजेनियस मटेरियल क्या होता है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, नॉन आइसोट्रॉपिक क्या होता है, ऑर्थोट्रॉपिक क्या होता है। चारों के चारों पॉइंट क्लियर है कि होमोजेनियस मटेरियल वो कहलाता है कि जिसका प्रॉपर्टी किसी भी पॉइंट पे सेम होता है, दैट इज द होमोजेनियस मटेरियल। किसी भी डायरेक्शन में सेम होता है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। सारे डायरेक्शंस में अलग अलग होते हैं प्रॉपर्टी, दैट इज नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। जैसे कि E1, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया ना E1, E2, E3, E4 सारे अलग अलग हैं, और यहाँ पे चारों के सबके सब बराबर होंगे। ई 1 पे भी है, 2, 3, 4, 5 सब पे E है, दैट इज द आइसोट्रॉपिक। और ऑर्थोट्रॉपिक भी क्लियर हो गया आपको कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी अगर हमारा डिफरेंट होता है, दैट इज द ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल लाइक द वुड। सो मोस्ट ऑफ द क्या कहलाता है कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स are isotropic, whereas wood is orthotropic, and crystal is allotropic, allotropic, एलोट्रॉपिक को क्या बोलते हैं, नॉन आइसोट्रॉपिक, नॉन आइसोट्रॉपिक। गॉट इट? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे लिख देता हूं, ये ऊपर में हमने नॉन आइसोट्रॉपिक के बगल में भी लिख लेते हैं ब्रैकेट में एलोट्रॉपिक। गॉट इट? सो ये आपको कहलाया कि ऑर्थोट्रॉपिक, नॉन आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक और होमोजेनियस में क्या डिफरेंस होता है और क्या कहलाता है हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म। तो ये तो आपका नोट में हम चल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट देखे। बट एक कंडीशन और होता है कि जनरली आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ध्यान से सुनिएगा, जनरली आइसोट्रॉपिक मटेरियल इज होमोजेनियस बट वाइस वर्सा दिस इज नॉट करेक्ट। इट मींस व्हाट कि होमोजेनियस मटेरियल इज नॉट नेसेसरी टू बी आइसोट्रॉपिक। कहने का मतलब यह होता है कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल होमोजेनियस हो सकता है जनरलाइज केस में, बट होमोजेनियस मटेरियल आइसोट्रॉपिक नहीं होता है, जो जनरली हम बात कर रहे हैं उसकी। तो एक छोटू सा और पॉइंट लिख लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जामिनेशन, जनरली an isotropic material is homogeneous. Homogeneous, but in homogeneous material, is not necessary to be what? To be isotropic. Got it? जैसे कि अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स आर अ होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक, बट वुड इज अ होमोजेनियस बट दिस इज नॉट द आइसोट्रॉपिक, दैट इज द ऑर्थोट्रॉपिक। तो एक टर्म और छोटू सा लिख लेते हैं नीचे यहां पे स्टेटमेंट में, कि एग्जांपल देके लिख लो, बेटर है कि मेटल्स आर होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक, बट वुड क्या होता है, ऑर्थोट्रॉपिक। वुड इज होमोजेनियस बट
ऑर्थोट्रॉपिक। गॉट इट माई पॉइंट? कि वुड जो में ये प्रॉपर्टी है कि वो होमोजीनियस तो होता है लेकिन वो ऑर्थोट्रॉपिक होता है। मेटल्स जो होता है वो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होता है। दिस इज क्लियर। अब हम बात करें कि हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहलाता है। ये तो हम आगे की चीजें पढ़ रहे थे, जो हमारा प्रॉपर्टीज है मेटल्स के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें। हुक्स लॉ ने ये कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा का पूरा, ध्यान से पढ़िएगा आप इसको। एजम्पशंस हमारे तीन एजम्पशंस थे कि पहला एजम्पशन आपका मटेरियल लीनियर इलास्टिक, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। तीन एजम्पशंस को हमने डिफाइन किया कि अब लीनियर इलास्टिक क्या होता है हम आगे वो भी डिस्कस करेंगे। इलास्टिक मटेरियल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि जब किसी बॉडी पे, जब किसी मटेरियल पे हम लोड अप्लाई करते हैं और जब वो अपने ओरिजिनल शेप एंड लोड हटाने के बाद ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक बॉडी। यही कहलाता है ना कि जैसे मान लें कि कोई भी एक मेटल बॉडी है या मेटल है, इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, लोड लगा के इसको खींचा, जब इस पे लोड रिमूव किया फिर ये वापस ऐसा ही कैसा ही बन जाता है, वो क्या कहलाता है? इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक मटेरियल। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक हमने नहीं डिस्कस किया, हमने यहाँ पे और भी जो टर्म्स है वो साथ साथ जितने भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी टर्म्स है वो सारे के सारे चीज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये है हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहलाता है, तो विल जस्ट स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ द हुक्स लॉ। तो लिखते हैं हुक्स लॉ स्टेटमेंट। हुक्स लॉ स्टेटमेंट। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहलाता है? अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो चीज हम बाद में लिखेंगे, वही लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, व्हाट? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कभी भी आपसे कोई पूछता है कि हुक्स लॉ क्या होता है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ यूनी एक्सियल लोडिंग। ओके, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन in the direct stress is directly proportional to strain in the direction of यूनिएक्सियल लोडिंग। अब सवाल ये है कि यूनिएक्सियल लोड क्या होता है, बायएक्सियल क्या होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूनिएक्सियल लोडिंग तो ऑलरेडी शायद पिछले वाले क्लास में जब आपको बताया था कि सम ऑफ द स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी, तो ध्यान होगा कि यूनिएक्सियल क्या होता है और बायएक्सियल क्या होता है। टू डायमेंशनल और 1D के केस में कि फोर्स हम लगा रहे हैं, तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा यूनिएक्सियल केसेस में? वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था, याद होगा लास्ट टू लास्ट क्लास में जब स्ट्रेसेस का टर्म डिफाइन कर रहे थे तो वहां पे बताया था। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन द यूनिएक्सियल डायरेक्शन। यूनिएक्सियल लोडिंग टेस्ट की बात करते हैं तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब इसको हम सिग्मा लिखते हैं प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, जब यहां पे हम सिग्मा का प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या कहलाता है? कांस्टेंट को जब हटाएंगे तो कांस्टेंट हम ई आ जाएगा, ई एप्सिलॉन। तो ई का बराबर क्या होता है? ई एज यू नो वेरी वेल, ई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ना कि सिग्मा बाय ई। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन जब हमने लिखा यहां पे, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन ई इक्वल्स टू क्या होता है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो दिस इज द स्ट्रेस एंड दिस इज द स्ट्रेन, यही चीज है ना। सिग्मा इज द स्ट्रेस और ये आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन क्लियर हो गया? एक एक पॉइंट क्या कहला रहा है। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई ई। सिग्मा बाई, गॉट इट? एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई। सो सिग्मा और एप्सिलॉन की बात कर, सिग्मा इज द स्ट्रेस, एप्सिलॉन इज द स्ट्रेन एंड ई इक्वल्स टू व्हाट? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
तो अब आपको याद होगा कि ई हम कहां से डिफाइन करते थे, ई हम dy बाई dx के रेस्पेक्ट में ई डिफाइन करते थे लीनियर इलास्टिक के लिए, जो माइल्ड स्टील के केस में बताया था सबसे स्टार्टिंग में कि यंग्स मॉडुलस कैसे डिफाइन करते हैं, यील्ड पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं, ई सिग्मा वाई, याद आ रहा है? ओके अगर नहीं जिनको याद आ रहा वो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जाके देख लीजिए, वहां से सारा कुछ क्लियर है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ, उस प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। तो जस्ट राइट इट एज लाइक दिस कि एप्सिलॉन की अगर हम बात करते हैं तो एप्सिलॉन इज व्हाट, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एप्सिलॉन इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो E इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, E इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, longitudinal stress by longitudinal strain, longitudinal strain, एक स्ट्रेस लिखा दूसरा हमने स्ट्रेन लिखा। तो स्ट्रेन एप्सिलॉन क्या, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप लोड लगा रहे हैं, वही डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं ना, तो दैट इज द यूनिएक्सल डायरेक्शन। तो एप्सिलॉन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो हाउ कैन यू डिफाइन बाय द ग्राफ, एक बार दोबारा से मैं आपको छोटा सा ग्राफ दिखा देता हूं जिससे कि आपको चीजें और भी क्लियर हो जाए। सो जस्ट लेट्स सी। ये थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो यू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से है, ठीक है ना। तो इसमें dy बाई dx हम दिखाते थे, dy dx, ये कोई पॉइंट ले लो a, दिस इज द प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, ओके। यही देखो, ये आपका क्या था सिग्मा, ये क्या था आपका एप्सिलॉन, यानी कि एक्स डायरेक्शन पे हम एप्सिलॉन लेते थे और वाई डायरेक्शन पे हम सिग्मा स्ट्रेस लेते थे। दिस इज द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mx, y इक्वल्स टू mx। तो y के केस में क्या हो जाएगा सिग्मा, m के जगह क्या पुट करेंगे हम e, अभी लिखते हैं कि dy बाई dx बराबर कांस्टेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू e, यस और नो। तो E हो गया, E इंटू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, x पे क्या आपको एप्सिलॉन है, y पे क्या है आपको सिग्मा है, और आपको m के जगह कांस्टेंट जो हमने पुट किया दैट इज द E। तो दिस इज हाउ इट्स कमिंग, ये भी आपको समझ में आ गया, दूसरे तरीके से भी समझ में आ गया। चीजें बहुत ही सिंपल है, बट आपको समझना चाहिए, आपको ध्यान रखना है कि कैसे वन बाय वन हम पोर्शंस को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं। जिस दिन एप्लीकेशन से आपको सारी चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना फर्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो, बिकॉज हर जगह पे आपको स्ट्रेस स्ट्रेन खेलना है, इन्हीं के साथ आपको इलास्टिक प्रॉपर्टीज के साथ ही हर जगह पे वर्कआउट करना है। कोई नया एप्लीकेशन नहीं चाहिए आएगा, बहुत ऐसे जगह आएंगे, नया आएंगे, लेकिन इन सब चीजों का यूटिलाइजेशन काफी ज्यादा है, ठीक है। सो अब बात करते हैं कुछ इलास्टिक कांस्टेंट का। तो देखिए इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में हम जानते हैं और इसके कुछ रिलेशन है, दैट इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर योर एग्जामिनेशन, जो आपको रट के रखना है, याद रखना है, वहां पे आप डिराइव नहीं करोगे। रीजन ये है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आपको सीधा याद रखना है कि ई जी म्यू का रिलेशन क्या होता है, ई के म्यू का मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस क्या होते हैं। यू जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशंस बिकॉज दिस रिलेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज द कन्वेंशनल। So the next heading is the elastic constant. And kindly write the feedback regarding all the sessions. आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक लिख सकते हैं
कि क्या है सेशन, कैसा, क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चाहिए, तो जस्ट राइट इट हियर। तो सबसे पहला जो इलास्टिक कांस्टेंट आता है दैट इज द यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है भाई? यंग्स मॉडुलस हमारा तो सबसे पहले ई होता है, इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ठीक है ना, दिस विल वर्क फॉर द टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ, इधर इन टेंशन और कंप्रेशन। ओके, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे दैट विल बी इन द यूनी एक्सियल लोडिंग इफेक्ट। क्या होता है ये यूनी एक्सियल लोडिंग इफेक्ट? लोडिंग इफेक्ट क्लियर हो गया? ये तो ऑलरेडी पहले से आपको क्लियर है। यंग्स मॉडुलस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हमने पीछे भी दोनों तरीके से दिखाया कि एज पर द हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज ई एंड दैट इज कॉल्ड द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो वी कैन से कि सिग्मा इज इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन, और ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दिस विल बी वर्क इन द टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ, चाहे हम टेंजाइल की बात करें कंप्रेसिव की बात करें, दोनों जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन की जो बात करते हैं, एप्सिलॉन जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो इन यूनी एक्सियल लोडिंग इफेक्ट, अभी आगे आपको एक डायग्राम से दिखाते हैं कि क्या होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या होता है हमारा लेटरल स्ट्रेन या ट्रांसवर्स स्ट्रेन, क्योंकि ये चीज आपको फिगर से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जस्ट वेट ऑफ अ मिनट्स, मैं आपको अभी आगे बता रहा हूं। तो यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस के बाद जो सेकेंड जो हमारा आता है वो आता है शियर मॉडुलस। क्या आता है शियर मॉडुलस? पहला वाला क्लियर हो गया? शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एक चीज आपकी तरफ से फीडबैक आया था कि स्पीड थोड़ा ज्यादा है, तो अब मैंने थोड़ा स्पीड को रिड्यूस किया है, तो जस्ट इसके रिगार्डिंग आप फीडबैक दे देना कि अभी स्पीड नॉमिनल है या ठीक है या कम तो नहीं हो गया। ठीक है ना, तो जी से डिफाइन करते हैं, तो जी इक्वल्स टू क्या होता है शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। देखिए शियर स्ट्रेस भी हमने डिफाइन कर रखा है कि दैट इज डिनोटेड बाय द टाउ एंड द शियर स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय द फाई। याद है पीछे जो एक स्ट्रेस का जो चैप्टर बताया था उसके बाद स्ट्रेन क्या था कि स्ट्रेस एलिमेंट क्या है और स्ट्रेन एलिमेंट्स क्या है, ये स्ट्रेन एनालिसिस की बात किया था। तो वहां पे हमने शियर स्ट्रेस को टाउ से डिफाइन किया और शियर स्ट्रेन को फाई से डिनोट किया था। कैसे कैलकुलेट होता है फाई और कैसे कैलकुलेट होता है टाउ, या कैसे आते हैं हमारे टाउ, वो सारी चीजों को हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिया है। तो दिस विल वर्क in direct shear test, in direct shear stress test। ओके, अब आता है थर्ड वन। अभी हम सिर्फ कांस्टेंट की बात करें, डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे सारे के सारे। अभी आपको जानना जरूरी है कि टर्म्स क्या होते हैं। तो बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या होता है के, काफी जगह पी जाने वाला टर्म है बल्क मॉडुलस। तो के इक्वल्स टू क्या होता है डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होता है के इक्वल्स टू डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन वी। तो देखो अभी तक हमने तीन देखे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर मॉडुलस या फिर कह सकते हो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज द जी,
यानी कि शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, जहां पे शियर वर्ड होगा तो शियर स्ट्रेस के साथ शियर स्ट्रेन हो गया। उसके बाद आता है बल्क मॉडुलस, दैट इज द के, यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एप्सिलॉन वी यूज किया हमने, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यूज किया है। तो अब सवाल यह है कि सिग्मा अगर यूनिएक्सियल हो, यानी कि हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग की बात करते हैं, हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग की बात करेंगे, मतलब क्या सिग्मा एक्स इक्वल्स टू सिग्मा वाई इक्वल्स टू सिग्मा जेड, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा। So under equal and alike stresses in all direction, that is called the hydrostatic loading। जैसे कि देखिए फॉर सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई बराबर सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू सिग्मा। ओके, तीन डायरेक्शंस की बात किया तो अंडर इक्वल एंड अलाइक स्ट्रेस इन ऑल डायरेक्शन, that is the hydrostatic loading। हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग, गॉट इट। तो ये है आपका बल्क मॉडुलस में कुछ नया जैसे ही कि टर्म आता है अपार्ट फ्रॉम द इलास्टिक कांस्टेंट, कुछ नया टर्म्स अगर आते हैं तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन एट दैट टाइम ओनली। जैसे कि पीछे अभी आपका होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक था, उसके साथ ऑर्थोट्रॉपिक था, नॉन आइसोट्रॉपिक था, उसके साथ साथ जो भी टर्म्स नए आएंगे, जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एग्जामिनेशन में 1% भी पॉसिबिलिटी है अगर उसका पूछने का, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, अब सवाल ये है कि कुछ वैसे भी मटेरियल होते हैं जो कंप्रेसिबल होते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई आप बॉल लेते हो, जैसे कि कोई अगर बॉल है, अगर उसको प्रेस करते हो तो उसके उसमें चेंज, उसके वॉल्यूम में चेंज आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो भी कोई मेरे पास, जैसे एक छोटा सा अपने बॉल लिया, ठीक है, अब उसको जब प्रेस करोगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज आते हैं। तो किस किस डायरेक्शन से आपने लोड लगाया उसके वॉल्यूम में जब चेंज, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट विल शो द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यही चीजें है। तो वही चीज कह रहा है कि मटेरियल आपको इनकंप्रेसिबल भी हो सकता है और कंप्रेसिबल भी हो सकता है। तो फॉर इनकंप्रेसिबल मटेरियल, फॉर इनकंप्रेसिबल मटेरियल द के विल बी इंफिनिटी, and for that particular incompressible material mu is 0.5। तो mu क्या होता है, mu जो होता है वो होता है पॉइजन्स रेशियो। अभी आगे आएंगे पॉइजन्स रेशियो पे क्या है, अभी नेक्स्ट आपका वही है। तो एक छोटा सा टर्म लिख लेते हैं कि फॉर एन इनकॉम्प्रेसिबल मटेरियल k equals to infinity, k equals to infinity, for such incompressible material mu is equals to mu is 0.5। अभी आपको समझ में आएगा ये जो म्यू का वैल्यू है वो 0.5 ही क्यों है, वाई वी आर टेकिंग एज 0.5। ठीक है ना। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि फॉर द परफेक्टली प्लास्टिक रबर की बात करेंगे, जस्ट यू आर टेकिंग अ स्मॉल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल परफेक्टली प्लास्टिक रबर, अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि भाई जो रबर का जो पॉइजन्स रेशियो होता है दैट इज द 0.5। एंड बाकी मटेरियल्स की बात करें तो पॉइजन्स रेशियो विल वेरी फ्रॉम फॉर ऑल टाइप ऑफ द मटेरियल इज -1 to 0.5। but for the engineering point of view, but from the engineering point of view that is vary from the 0 to 0.5। जो हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग मटेरियल में 0 से लेकर 0.5 तक होता है। बट
पूरे किसी भी तरीके के मटेरियल की बात करें दैट विल बी वेरी फ्रॉम द -1 से लेके 0.5। अब सवाल ये है कि -1 तक कहां पहुंचता है, किसके लिए, तो वो हम आगे डिस्कस करें पॉइजंस रेशियो में। तो बस हम इसके बाद पॉइजंस फॉर द परफेक्टली प्लास्टिक रबर की अगर हम बात करें तो एक छोटू सा रिलेशन है E equals to 3K into 1 minus 2 mu। One of the most important relation, one of the most important relation with respect to the elastic constant, एक E equals to 3K into 1 minus 2 mu और दूसरा जो आता है E equals to 2G into 1 plus mu। These two important relation is very important for your examination। In every examination, चाहे आप ईएस की बात करो, गेट की बात करो, स्टेट सर्विसेज की बात करो, एसएससी जेई की बात करो, इस रिलेशन से एक सवाल होंगे ही होंगे। ये 4 रिलेशन जो बता रहा हूं अभी आगे आएंगे, इन 4 रिलेशन से एक सवाल, मतलब इस इलास्टिक कांस्टेंट से एक सवाल फिक्स है और उसका या तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ ले या इसे कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले या इसे को रिलेट करके क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन होता ही होता है एवरीवेयर। सो बी रेडी फॉर दिस, एकदम लर्न कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, चारों का चारों फॉर्मूला मैं भी लिख रहा हूं आगे थोड़ी देर के बाद। सो E equals to 3K into 1 minus 2 me when K equals to infinity पुट कर दिया। तो जब K equals to infinity पुट करोगे तो E by 3K लिख सकते हैं 1 minus 2 me। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 1 minus 2 me बराबर 0। तो जब 1 minus 2 me बराबर 0 हो जाएगा तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 by 2, तो क्या हो जाएगा 0.5। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमारा इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए के अगर हमारा इनफाइनाइट होता है तो म्यू का वैल्यू 0.5 होगा। परफेक्टली प्लास्टिक रबर की अगर हमने बात किया तो हमारा। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टर्म इज द पॉइजंस रेशियो। Poisson's ratio, Poisson's ratio is defined by the mu, और कहीं कहीं पे आपको ये भी लिखा होगा और कहीं कहीं पे आपको 1/m भी होगा। तो m क्या है भाई, m इक्वल्स टू होता है मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो। अब सवाल ये है कि मॉडुलर रेशियो क्या होता है। मॉडुलर रेशियो इज अ टर्म विच इज रिलेटेड विद द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलर रेशियो के केस में लिख सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू द प्रॉपर्टी 1। मतलब पहले जैसे कि स्टील और वुड की बात करते हैं तो m इक्वल्स टू क्या लिखते हैं ई एस बाई ई डब्ल्यू लिख लो, वुड की बात कर लिया तो जब हम बेंडिंग स्ट्रेसेस या फ्लिस्ट बीम की बात करेंगे तो वहां पे ये टर्म यूज आएगा दैट इज द मॉडुलर रेशियो, ई एस बाई ई डब्ल्यू इज द मॉडुलर रेशियो। काफी आगे डिस्कस करना है बट ठीक है। तो इट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वुड दैट इज कॉल्ड द मॉडुलर रेशियो। तो म्यू आपका पॉइजंस रेशियो, दिस इज आल्सो पॉइजंस रेशियो 1/m इज आल्सो डिफाइंड द पॉइजंस। कहीं पे m के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, म्यू के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड। लेकिन मोस्टली यानी कि 90% केसेस में, 90% केसेस में आपको म्यू के केसेस में ही पूछा जाएगा। तो म्यू बराबर क्या होता है भाई, म्यू इक्वल्स टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, म्यू इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, निगेटिव लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये निगेटिव, व्हाई वी आर टेकिंग एज ए निगेटिव। अब सवाल ये भी है कि निगेटिव क्यों ले रहे हैं। इन यूनी एक्सियल लोडिंग टेस्ट, इन यूनी एक्सियल लोडिंग टेस्ट, ठीक है। तो एक छोटा सा डायग्राम दिखा रहे हैं आपको सारी चीजें 1 बाय 1 क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मान लिया कि हमने यहाँ पे सिग्मा एक्स लगाया, एक ही डायरेक्शंस की बात करते हैं हम अभी यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द सिग्मा एक्स। तो जो एप्सिलॉन एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, गॉट इट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेकिन एप्सिलॉन
वाई एंड एप्सिलॉन जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन। या फिर कभी कभी ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी लिखा होता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। गॉट इट। तो अब सवाल ये है कि जब आप कोई फोर्स लगाओगे, जब आप कोई लोड लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो यहां से जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, लाइक दिस। ओ सॉरी सॉरी, ठीक है। ओके, देखिए एरिया कैसे रिड्यूस होगा। जैसे मान लिया कि ये जो येलो कलर है, जब ये एक्सटेंड होगा, जब ये एक्सटेंड होगा तो ऊपर से, मैं कुछ ज्यादा दिखा रहा हूं आपको समझने के लिए, कि ये जो येलो कलर वाला पोर्शन है ये रहेगा, बाकी यहां से यहां तक तो रिडक्शंस होंगे ना, इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन से भी ये कमेगा, और इधर इलोंगेट होगा थोड़ा, इधर इलोंगेट होगा। गॉट इट माई पॉइंट। तो ये जो व्हाइट कलर में जो दिख रहा है, जो रेड कलर से दिखा रहा है, वो क्या दिखा, डिफॉर्मेशन इलोंग टू नेगेटिव टर्म्स। तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एज नेगेटिव लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन कौन सा हो गया, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स। तो ये आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव होगा और ये आपको निगेटिव होगा। सो दिस इज क्लियर। सो वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, कि म्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन वाई बाई एप्सिलॉन एक्स is equals to minus of epsilon z by epsilon x. You can say कि minus of epsilon x और बराबर epsilon y. You can just write it as कि epsilon y बराबर epsilon z. Because we are talking about the uniaxial loading, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम बात करें, जो येलो कलर से दिख रहा है, दिस इज द पोर्शन, कि आपको येलो कलर वाला पूरा का पूरा पोर्शन ये कवर हो रहा है। बाकी ये रिडक्शन जो है, जैसे कोई भी बॉडी को अगर खींचोगे तो ऊपर से और साइड से तो कमेगा ना, ऊपर से और साइड से जब कमेगा, और इलोंगेशन आपको एक्स डायरेक्शन में दिखेगा। तो जब इलोंगेशन आपको एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है, इन दोनों में रिडक्शन दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, दैट विल बी शो द नेगेटिव, दैट विल शो द नेगेटिव। और ये आपका पॉजिटिव, जहां इलोंगेट होगा वो पॉजिटिव होगा, जहां कॉन्ट्रैक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। तो वही एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड जो होगा वो ट्रांसवर्स डायरेक्शंस बोल लो या लेटरल डायरेक्शंस बोल लो, दैट इज नेगेटिव। सो क्लियर। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हम एक लाइन लिख लेते हैं कि इफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज पॉजिटिव, देन लेटरल स्ट्रेन विल बी व्हाट, बताइए। इफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस तो कहीं लिख दिया गलती से, ठीक है, स्ट्रेन इज पॉजिटिव, देन लेटरल स्ट्रेन, lateral strain will be negative. Okay, and vice versa, and vice versa. अगर lateral strain, longitudinal strain is negative, then lateral strain will be positive. That is correct. So mu is positive, or most of the material, most of the material mu is positive, but we can say somehow it is the negative value also. नेगेटिव वैल्यू वी विल ऑल्सो गेट फॉर द म्यू, मतलब हमारा मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए म्यू का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन कुछ जैसे कि आपको बताया ना कि -1 से लेके 0.5 तक होता है, -1 से लेके 0.5 तक होता है। जो हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज या इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करते हैं, उस केस में 0 से लेके 0.5 तक, और जो 0 से कम होता है वो रिहोपेटिक मटेरियल, जो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है। So therefore mu is positive,
mu is positive for most of the material. Most of the material, but it can be negative also. ठीक है ना? सो अगर आपसे पूछा जाए कि म्यू का जो वेरिएशन होता है वो कहां से कहां होता है, -1 से लेके 0.5 तक. कहां से कहां तक? -1 से लेके 0.5 तक. गॉट इट? सो द थियोरेटिकल रेंज, आप स्टेटमेंट में ये लिख लो, द थियोरेटिकल रेंज of Poisson's ratio is -1 से लेके 0.5 तक. गॉट इट? तो अब सवाल ये है कि 0.5 से 0 से लेके 0.5 तो कि इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए हो जाता है, ठीक है, बट म्यू इज लेस देन 0, म्यू इज लेस देन 0 फॉर रेहोपेटिक मटेरियल. रिहोपेटिक मटेरियल्स, जैसे कि एग्जाम्पल की बात किया जाए, ह्यूमन टिश्यू. One of the best example, that is the Poisson's ratio is less than 0.5 and that is the human tissue. अगर यही हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल की, तो इंजीनियरिंग मटेरियल की जो वेरिएशंस होते हैं दैट वेरी बिटवीन 0 से लेके 0.5 तक. फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल, it varies between 0 to 0.5. I think so this is clear. So we will just write it as some of the important material जिसके Poisson's ratio मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ. जैसे म्यू इक्वल्स टू 0 फॉर कॉर्क, मतलब नियरली 0 होता है, नियरली 0. म्यू इज फॉर 0.01 to 0.05 for glass. Mu is for the 0.1 to 0.2 for concrete. Mu is the 0.25 to 0.42 for elastic metals. And mu equals to, अभी आपको एक बताया था 0.5 किसके लिए था? फॉर प्लास्टिक रबर. उसके बाद जो मोस्ट कॉमनली आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं 0.286 फॉर माइल्ड स्टील. एक और लिख लीजिए, म्यू इक्वल्स टू 0.33 फॉर एल्यूमिनियम. गॉट इट? तो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म्स कि कॉर्क के लिए आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो याद रख लीजिएगा. जैसे कि माइल्ड स्टील काफी इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट है, कॉन्क्रीट इंपॉर्टेंट है, आपको रबर के लिए इंपॉर्टेंट है. इलास्टिक मेटल्स का जो रेंज है, रेंज ध्यान रखिए 0.25 से लेकर 0.42 के बीच में होता है. तो म्यू इज फॉर द डक्टाइल मटेरियल. अगर हम बात करें कि डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल के केस में क्या हो जाएगा? देखो,
ब्रिटल मटेरियल के लिए कम है, जैसे कि आप ध्यान से देखो डक्टाइल मटेरियल के केस में म्यू का जो वैल्यू है ज्यादा है। सपोज दैट कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्यूमिनियम डक्टाइल मटेरियल, माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल, लेकिन कॉन्क्रीट आपको ब्रिटल मटेरियल में आ जाएगा, ग्लास ब्रिटल में आ जाएगा, कॉर्क ब्रिटल में आ जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि फॉर डक्टाइल मेटल, डक्टाइल मेटल, फॉर डक्टाइल मेटल, ऐसे लिख लो, म्यू इज म्यू फॉर डक्टाइल मेटल इज ग्रेटर देन म्यू फॉर ब्रिटल मेटल। गॉट इट? म्यू फॉर द डक्टाइल मेटल इज ग्रेटर देन म्यू फॉर द ब्रिटल मटेरियल। तो अब इसके बाद एक छोटू सा टर्म आता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है इससे कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट की बात करें कि अगर हम टाइप ऑफ मेटल की बात करते हैं कि आइसोट्रोपिक मटेरियल में क्या होता है, ऑर्थोट्रोपिक में क्या होता है, नॉन आइसोट्रोपिक में क्या होता है, या फिर एरिट्रोपिक में क्या होता है, तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने होते हैं? तो जस्ट राइट इट एज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट लिखो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। तो एक साइड हम लिखेंगे टाइप ऑफ द मेटल, और दूसरे साइड लिखेंगे नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। द फर्स्ट मेटल, द फर्स्ट मेटल इज आइसोट्रोपिक, बता दिया, अब दोबारा बताना नहीं है। आइसोट्रोपिक क्या होता है? इसके लिए होता है दो, ई एंड म्यू। दूसरा बस आपको नंबर याद रखना है, ऑर्थोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक के लिए होता है 9, नंबर याद रखना है। थर्ड वन लिखिए नॉन आइसोट्रोपिक स्लैश यूनी आइसोट्रोपिक स्लैश एलियोट्रोपिक। कितने हो जाएंगे? 21। 2, 9, 21 याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये 2, 9 और 21 के आइसोट्रोपिक के लिए 2 होता है, नॉन आइसोट्रोपिक के लिए आपको 21 होता है, और ऑर्थोट्रोपिक के लिए 9 होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर फॉर योर एग्जामिनेशन, because in most of the examinations, especially for the SSC, JEE and state services examination, they may be asked with respect to the these direct value। ठीक है, तो Poisson's ratio are defined within elastic limit, but when we are talking about the beyond elastic limit, when we are talking about the beyond elastic limit, then what will happen? What is called? When we are talking about the within elastic limit, that is called the Poisson's ratio, and when we are talking about the beyond elastic limit, that is called the contraction ratio। क्या कहलाता है वो? Contraction ratio। Just note down a point, नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं कि द Poisson's ratio Poisson ratio is defined within elastic limit in uniaxial loading test। loading test
but the similar ratio कहाँ पे? बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट is called contraction ratio. Is called the contraction ratio. Got it? कि विद इन इलास्टिक लिमिट अगर होता है तो हमारा पॉइजंस रेशियो कहलाता है, और बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन रेशियो कहलाएगा. दिस इज ऑल अबाउट, आई थिंक सो एवरीथिंग इज क्लियर. सो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं. ये जो चारों हमने पढ़ा ई, के, जी और म्यू, इन चारों का जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है? तो कैसे रिलेशन दिखाएंगे? बताइए. आई थिंक सो बहुत लोगों को ये चीजें याद भी होगा. दैट्स ग्रेट. सो इंटर रिलेशंस बिटवीन, जैसे कि एक छोटा सा इक्वेशन आपको दिखाया था, E इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू, पीछे था ना. इंटर रिलेशंस बिटवीन सॉरी बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट. तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा? 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू. उसके बाद सेकेंड वन E इक्वल्स टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू. ये सारे के सारे रिलेशन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है. थर्ड वन इक्वल्स टू 9 kg बाई 3k प्लस जी. एंड द लास्ट रिलेशन, या तो आप म्यू लिखिए या फिर 1 बाई एम लिखिए. तो ये क्या हो जाएगा? 3k माइनस 2g बाई 6k प्लस 2g. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस. प्लीज लर्न दिस इक्वेशंस. एकदम से याद रख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, भूलने का नहीं है. और कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इस पे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. समझ में आ गया? क्योंकि ये चारों का चारों रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए. मतलब इससे क्वेश्चंस भी बनेंगे, इस पे डेरिवेशंस, तो चलो डेरिवेशंस में आगे कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन और इस पे ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा आते हैं. तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट रिलेशन. दैट इज द फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ओके. सो ये है आज तक के लिए. और कल जो हम डिस्कस करेंगे, जो अगले क्लास में, वो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आएगा, एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ. एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ सबसे, एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस देखें, क्या हम वर्कआउट करते हैं, कैसे हमारा स्ट्रेसेस या स्ट्रेन में जो चेंजेज होता है, जो भी पीछे जो टर्म देखा ना आपने कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, डायरेक्ट स्ट्रेन है, डायरेक्ट स्ट्रेस, तो क्या और कैसे और कहाँ पे उसका यूटिलाइज होता है, तो वो सारे के सारी चीजें हम देखेंगे. पूरा का पूरा एप्लीकेशंस देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ द हुक्स लॉ. उसके बाद आगे बढ़ेंगे. सो आज के लिए इतने ही. उसके बाद आपको थर्मल भी अगर टाइम बचा तो नेक्स्ट क्लास पे, नहीं तो अगले टॉपिक पे करेंगे. एक एक टॉपिक करके कवर कर रहे हैं हम. तो एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ इज द नेक्स्ट टॉपिक. सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. जितना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. सो थैंक यू.